हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक ऑनलाइन क्विज के। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ हमें दिया हुआ है कि एक जो फोर्स है दैट इज c इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यानी फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, c कोई कांस्टेंट है। अगर x 0 से लेकर x1 तक चेंज हो, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 से चेंज होते हुए x1 तक चेंज हो, तो आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन है। आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो वर्क डन हमारे पास होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब क्योंकि हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पर f dx सिंपली आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं x1 से लेकर x2 तक। ये हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करने का फार्मूला है अगर वेरिएबल फोर्स हो। और क्योंकि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं हमारे पास जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी वेरिएबल फोर्स है, तो हम इसी तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। f dx इंटीग्रेशन। अब f की जो वैल्यू है दैट इज cx इंटू dx। x1 हमारे पास है 0 और x2 हमारे पास है x1, तो 0 से लेकर x1, तो w बराबर क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट है बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन, इसमें एक पावर बढ़ा देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं 0 से लेकर x1। तो x1 जब पुट करेंगे x की जगह तो हमारे पास आ जाएगा हाफ c x1 स्क्वायर, और जब 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया हाफ c x1 स्क्वायर। तो ये वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया है x dx का। अगर आप बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर हम x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी पावर 1 है, तो इसका तरीका ये होता है कि इसकी एक पावर बढ़ा लीजिए, इसकी पावर हो गई 2, और जो पावर आ गई उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन के लिए। वैसे इंटीग्रेशन के लिए मैं अलग से वीडियोस को डालूंगा। आई होप कि हो सकता है आप ये बेसिक पहले से जानते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन 6 था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें एक वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है जो कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी x पर डिपेंड कर रहा है। मास दिया हुआ एक बॉडी का 2 किलोग्राम, और आपको बताना है कि इस 2 किलोग्राम की बॉडी को इस फोर्स से 0 से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करेंगे। मान लीजिए ये बॉडी है, मास है 2 किलोग्राम, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं 5 मीटर, ये फोर्स लग रहा है। वैसे देखिए, नंबर एक बात तो ये कि यहाँ पर मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन दिया हुआ है, और फोर्स से जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है, यानी इसी इक्वेशन में मास का जो इफेक्ट है वो एक्चुअली इंक्लूड है। तो हम बिना मास का यूज करेंगे डायरेक्टली हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन 0 से लेकर 5 मीटर तक के लिए। तो हम क्या करते हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है, वेरिएबल फोर्स के केस में f dx का इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2 तक। अब देखिए, फोर्स के जगह यूज करेंगे 7 - 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx। x1 हमें दिया हुआ है 0 और x2 दिया हुआ है 5, तो 0 से लेकर 5। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 थी तो एक पावर बढ़ा दी x पावर 1 और उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 7x माइनस यहाँ x की एक पावर बढ़ाएंगे, हो गया x स्क्वायर, उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ फिर एक पावर x की बढ़ाएंगे, x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, इसकी लिमिट 0 से लेकर 5। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया 7x - x स्क्वायर + x क्यूब। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट पुट करते हैं, जो भी वेरिएबल है ब्रैकेट में उसकी जगह पहले ऊपर वाली जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, फिर ओवरऑल माइनस और फिर लोअर वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए 5 पुट करते हैं पहले x की जगह। 5 पुट करेंगे तो ये हो गया 35, ये हो गया 25 और ये हो गया 125, 125। ओवरऑल माइनस, सब की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया 135। क्योंकि हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे इसलिए हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। तो वर्क डन हमारा है 135 जूल। तो हमने 2 किलोग्राम की एक बॉडी को 0 मीटर से लेकर 5 मीटर तक डिस्प्लेस करने में टोटल 135 जूल वर्क किया। कई बार आप लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि अगर 2 किलोग्राम का यूज़ नहीं करना तो बॉडी 5 किलोग्राम की हो तो एक्चुअल में
ये जो मास का इम्पैक्ट है वो इसी इक्वेशन के अंदर ही जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है कि जब हम x 0 रखेंगे, जब सपोज x 0 है तो फोर्स हम लगा रहे हैं 7 न्यूटन। देखिए x जब 0 है तो फोर्स हम लगा रहे हैं 7 न्यूटन। जब x को हम 1 ले लें, सपोज 1 ले लिया, तो हम फोर्स कितना लगाएंगे? 7 - 2 5 + 3 यानी 8 न्यूटन। 7 में से 2 5 + 3 8 न्यूटन। तो देखिए जब आप 0 मीटर पर थे तब आपने 7 न्यूटन फोर्स लगाया, जब आप 1 मीटर पर पहुंचे तो आप 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब मान लीजिए कि 2 किलोग्राम की जगह आप बॉडी हैवी बॉडी ले लेते हैं, 5 किलोग्राम की बॉडी ले लेते हैं, तो डेफिनेटली ये जो फोर्स है ये आपको थोड़ा और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इट मीन्स बेसिकली चेंज किस में आ जाएगा? फोर्स की इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगा। या फिर मैं यूँ कहूँ कि 5 किलोग्राम की बॉडी के लिए ये फोर्स का इक्वेशन है, इट्स ओके। इट मीन्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम की बॉडी इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो इसलिए इसी क्वेश्चन में हम ये कहें कि क्या 5 किलोग्राम की बॉडी भी इसी इक्वेशन को फॉलो करेगी, सो इट इज रॉन्ग, तो ये गलत है। बट क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूँ, क्वेश्चन में मैं 2 किलोग्राम की जगह ऑलरेडी 5 किलोग्राम ले लूँ कि 5 किलोग्राम की बॉडी इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो इट्स ओके, क्योंकि हम मानकर चले हैं कि वो बॉडी उस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो इसलिए अगर आप कंफ्यूज हुए 1 मिनट के लिए भी कि 2 किलोग्राम का हमने यूज़ नहीं किया, तो वो थोड़ा गलत है। एक्चुअली उसका यूज़ उसी इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ 50% इंक्रीमेंट इन लीनियर मोमेंटम देन फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बॉडी की लीनियर मोमेंटम में 50% इंक्रीज कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखूं कैपिटल के, ये मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, इसका फार्मूला होता है हाफ m × v², और मोमेंटम का फार्मूला होता है m × v। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 1m से मल्टीप्लाई कर दूं और 1m से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला जो m है ये मैं इधर ले जाता हूँ, ये क्या हो गया m और v दोनों का स्क्वायर यानी मोमेंटम का स्क्वायर, तो p², ये 2 भी उधर ले गए तो ये बन गया 2m। तो एक्चुअल में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है P = √2mk। यहाँ पर P है लीनियर मोमेंटम और K है काइनेटिक एनर्जी। अब चलिए हम बात करते हैं इस रिलेशन को लेकर चलते हैं दोबारा से। अब हमारे पास है P = √2mk। ठीक है, अगर आप लीनियर मोमेंटम चेंज कर देंगे, मान लीजिए मैंने P की जगह कुछ दूसरा ले लिया P', तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी K'। दोनों को डिवाइड कर दें, P'/P = ये हो जाए। अब इन्होंने बोला हुआ है कि लीनियर मोमेंटम ने 50% इंक्रीज किया है, यानी जितना पहले था उसमें 50% और बढ़ा दिया, यानी टोटल कितना हो गया 150% हो गया। 150% का मतलब है 1.5 गुना, यानी एक्चुअल में जो P' आपको दिया हुआ है वो 3/2P दिया हुआ है P' और डिवाइडेड बाई P। इधर हमारे पास आ जाएगा रूट में K'/K, 2m से 2m कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, तो 3/2। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा K'/K। हमें चाहिए परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला रहेगा? हमारे पास होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, यानी कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितना ओरिजिनल था मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से K' कितना आया, K' = आ गया 9/4K। तो K' में से अगर हम K माइनस कर दें तो 9/4K - K, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4K। इसको अगर आप K से डिवाइड कर दें तो K' - K/K, तो K से डिवाइड करने पर ये आ गया 5/4। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ गया 125%। तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में? 125% का इंक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। आई होप कि आप सब मेरी बात समझ पाए हैं। हमने कुछ भी खास नहीं किया, सिर्फ फार्मूला पकड़ा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। नया कितना होगा P' = 2mk' का रूट, और फिर डिवाइड कर दिया, रेशो निकाला, और फिर परसेंटेज के लिए हमने परसेंटेज का जनरल फार्मूला जो 10th क्लास तक हम पढ़ते आ रहे हैं हमने उसको अप्लाई कर दिया। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ हो गया है। अब हम
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये यहाँ पर मैंने हीट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि हम एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस गिरता है नीचे की तरफ। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो वापस नीचे गिरेगी। क्वेश्चन हमारा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, वेयर विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m और g अगर हम कांस्टेंट ले लें वेट, अगर ये हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है यानी हर सरफेस के नज़दीक की हाइट है तो mg कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का होगी ना, हाइट मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला यहाँ पर मैक्सिमम होगी। दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कोई एक बॉडी है जिसका मास है m और बॉडी इनिशियली रेस्ट में है। इफ इट इज इनिशियली इज एट रेस्ट, अगर कोई एक फोर्स उस पर t टाइम के लिए लगता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी t टाइम के बाद में कितनी होगी। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t। वेरी सिंपल इट इज। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हमारे पास हाफ mv², या फिर कुछ टाइम के बाद की बात करें, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना इंक्रीज हुआ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बॉडी इनिशियली तो रेस्ट में है तो इनिशियली तो बॉडी चल नहीं रही थी। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हाफ mv² चाहिए। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, हाफ mv² माइनस हाफ mv²। ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रहता है और यही वर्क डन के बराबर होता है। तो चलिए ये तो जीरो है क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट में, तो हमें कैलकुलेट करना है हाफ mv²। इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t टाइम के बाद में कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में, वहाँ से अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना हो देन व्हाट इज द फार्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस ad, क्योंकि टाइम के साथ हम रिलेशन चाहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v बराबर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन होता है जी फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू टाइम। तो ये v का फार्मूला आ गया, ये यहाँ पुट कर दीजिए तो वर्क डन आ जाएगा, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v का स्क्वायर, तो f² बाय m² इंटू t²। m से m कैंसिल हो जाएगा एक, तो हमें मिला आंसर f² t² डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर टाइम t। तो ये थे हमारे पास ऑनलाइन क्विज जो कि 8 अगस्त को हुआ था, उसके क्वेश्चन ऑल 10 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड हियर। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा 14 अगस्त को जो हुआ था उसकी भी वीडियोस जल्दी आपके पास अवेलेबल होंगी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।